नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट घोषणा करी है बेसिकली गवर्नमेंट ने हमारी जो जीडीपी गणना है, उस जीडीपी गणना के तरीके को दोस्तों बदलाव किया गया। लगभग 11 साल बाद 2015 में दोस्तों लास्ट चेंज हुआ था। उसके बाद दोस्तों 11 साल बाद जीडीपी में गणना में परिवर्तन किया गया। बेस ईयर को चेंज करके 2011-12 से 22-23 किया गया। इसके अलावा और कई सारे चेंज किए गए। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है मेरे सामने। इस साल के सबसे बड़ी इकोनॉमी की न्यूज है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा शायद भविष्य में जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा जा सके। तो सबसे पहले दोस्तों हम न्यूज देखते हैं। इंडिया क्लॉक्स जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 7.8% इन क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर अंडर न्यू सीरीज। बेसिकली क्या हुआ दोस्तों, मैं बताऊं आपको डिटेल में थोड़ा सा। 27 फरवरी को क्या हुआ? 27 फरवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा जीडीपी है उसका क्वार्टर 3 का डेटा रिलीज किया। क्वार्टर 3 आप जानते हैं दोस्तों, 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। तो ये जो अक्टूबर से दिसंबर का डेटा था, इसको दोस्तों गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। लेकिन दोस्तों इस डेटा रिलीज किया ना, उसमें एक न्यू सीरीज का प्रयोग किया गया। अब तक जो हम डेटा गणना करते थे, जीडीपी की गणना करते थे, वो बेसिकली दोस्तों ओल्ड सीरीज के आधार पर करते थे, जिसमें बेस ईयर 2011-12 का प्रयोग होता था। लेकिन दोस्तों इस 27 फरवरी को अब गवर्नमेंट ने ओल्ड सीरीज के स्थान पर न्यू सीरीज का प्रयोग किया गया, जिसमें हमारे जीडीपी डेटा रिलीज किया गया। आप इसका देख सकते हैं। इंडिया क्वार्टर 3 जीडीपी ग्रोथ 7.8% एज गवर्नमेंट रोल्स आउट न्यू बेस ईयर। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने बताया, न्यू सीरीज रोल किया गया, जिसमें बेस ईयर को भी चेंज किया गया। और इस अकॉर्डिंग टू क्वार्टर 3 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो दोस्तों 7.8% रही है। ओवरऑल दोस्तों न्यूज ये है। आप थर्ड न्यूज देख सकते हैं। न्यू जीडीपी सीरीज, सारी गेम कहा है, नई जीडीपी सीरीज आई है दोस्तों। जो 2015 का जो रिलीज हुआ था उसको हम ओल्ड सीरीज कहेंगे, और जो 2026 में अभी रिलीज की गई गवर्नमेंट ने, उसको हम क्या कहेंगे, न्यू सीरीज कहेंगे। तो प्रोजेक्ट्स हाई ग्रोथ रेट एट 7.6% इन फाइनेंशियल 2026, 7.8% अक्टूबर 2000 दिसंबर। तो वो ये क्वार्टर 3 में दोस्तों 200 जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 7.8%। ओवरऑल जो 2025-26 है उसमें दोस्तों जो न्यू सीरीज के आधार पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है 7.8% तक, बहुत बड़ी व्यापक स्तर पर चेंज किया गया है। मैं यहाँ पे एक और बता दूं। इकोनॉमी सर्वे आप सबने पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत। तो इसमें लेटेस्ट में जो डेटा दिया गया था कि जो इस साल 2026-27 चल रहा है, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन ये सारा गेम था दोस्तों ओल्ड सीरीज में। कल जो डेटा रिलीज किया गया उसमें दोस्तों न्यू सीरीज के आधार पर दोस्तों ये जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया गया है। अब 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया। तो सारे डेटा बदल के दोस्तों, क्यों? क्योंकि जीडीपी गणना का तरीका ही बदल गया। अब जीडीपी गणना का तरीका बदल जाएगा। उस आधार पर हम 24-25 की जीडीपी नापेंगे तो अलग आएगी, 23-24 की अलग आएगी, 22-23 की अलग आएगी। इवन इसको अगर 10-20 साल पहले पिछले भी ले जाएंगे ना, तो सारा डेटा बदल जाएगा, सारा जीडीपी ग्रोथ रेट का। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो अब आज हम हमारे इस न्यूज पे तो एक बहाना है, इसके बहाने से हम जीडीपी की दोस्तों पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको पता है इकोनॉमी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो आज हम दोस्तों इस बहाने जीडीपी का ए टू जेड देखेंगे। जीडीपी क्या होती है, कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं और कौन मेजर करता है, कैसे इसका दोस्तों नई सीरीज में क्या था, ओल्ड सीरीज में क्या था, सब कुछ के बारे में आज हम दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप बस न्यूज चैनल पर बने रहे दोस्तों। सबसे पहले जीडीपी क्या होती है, ये शब्द आपने शायद ही सा कोई दिन गया हो जिस दिन नहीं सुनते हो। देश की जीडीपी घट गई, बढ़ गई, अमेरिका की हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ जीडीपी नाम का वर्ड का चलता रहता। तो जीडीपी आज मैं बताऊं कुछ भी नहीं है दोस्तों। जीडीपी, मैं जीडीपी का हमेशा एक किसान का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये एक कोई फार्मर है ए, ठीक है, एक गांव में एक किसान था। उसका कोई तो कुछ एग्रीकल्चर होगी, जमीन होगी, खेती करता होगा वो। तो इस जमीन से वो साल में दोस्तों समझ लो 5 लाख रुपए कमाता है, 5 लाख रुपए पर ईयर कमाता है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है इसकी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री भी हो। मैं नहीं कह रहा कोई बड़े टाटा बिरला की तरह बिजनेस हो, लेकिन छोटी मोटी इंडस्ट्री हो सकती है। हो सकता है ये साबुन बना के बेच रहा हो या मोमबत्ती बना के कुछ भी बेच रहा हो। तो हो सकता है इसकी छोटी मोटी इंडस्ट्री हो, कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो। तो उस इंडस्ट्री में दोस्तों हो सकता है ये साल का 3 लाख पर ईयर कमा रहा हो, ठीक है। ऐसे दोस्तों इसका बेटा होंगे, बेटी होंगी, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। तो सर्विस सेक्टर में भी काम हो रहा है यहाँ पर। तो वो हो सकता है इनका इनकम सालाना 2 लाख रुपए पर ईयर हो यहाँ पर। अब ओवरऑल में इन सबको कर लूं तो ईयरली ये फार्मर का परिवार कितना कमा रहा है, तो 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो बस दोस्तों ये क्या, ये 10 लाख की जीडीपी है। ऐसे दोस्तों एक गांव में कई सारे फार्मर होंगे, सबके जोड़ लो, उस गांव की जीडीपी आ जाएगी। सारे गांव को जोड़ दो तो जिले की जीडीपी आ जाएगी। सारे जिलों को जोड़ दो तो स्टेट की जीडीपी आ जाएगी। सारे स्टेट को जोड़ दो तो इंडिया की जीडीपी आ जाएगी। तो ओवरऑल जो दोस्तों क्या है, जीडीपी कुछ नहीं, प्रोडक्शन है। जैसे भारत देश है, ये भारत देश है, ये भारत में कई सारे किसान, पूरे इंडिया के किसान कुछ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करेंगे, सारों को जोड़ दो
कुछ इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, छोटी फैक्ट्रियां सब मिला के प्रोडक्शन कर रही होगी, उन सबको जोड़ दो। कई सारे सर्विस सेक्टर में काम हो रहा होगा, बैंकिंग में, आईटी सेक्टर में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सब में इस सबको जोड़ दो, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इंडिया की जीडीपी कहेंगे। तो जीडीपी और कुछ नहीं है, प्रोडक्शन है। एक साल में पूरे इंडिया के भीतर कितना प्रोडक्शन हुआ है दोस्तों, इसको कहते हैं जीडीपी। जीडीपी एक क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट रहता है दोस्तों, मतलब इंडिया की ज्योग्राफी के भीतर में। ये नहीं बाहर का व्यक्ति, जैसे टाटा है, टाटा ने ब्रिटेन में फैक्ट्री डाल दी, वहां कार बना रहा है, तो वो इंडिया की जीडीपी में शामिल नहीं होगा, इंडिया की ज्योग्राफी के भीतर में। जैकलिन फर्नांडिस श्रीलंका की है, लेकिन इंडिया में काम करती है, मुंबई में कुछ सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, वो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर रही है, कुछ इनकम कर रही है, तो वो जीडीपी में शामिल होगा। क्यों? जीडीपी इज ए टेरिटोरियल कंसेप्ट, मतलब ज्योग्राफी के भीतर में, इंडिया की ज्योग्राफी के भीतर में कोई भी प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी कहलाएगा। तो आप यहाँ जीडीपी प्रोडक्शन, इट इज मॉनिटरी वैल्यू। देखो जीडीपी मैंने बताया, जीडीपी क्विंटल में, किलो में नहीं नापी जाती, मॉनिटरी वैल्यू पैसे में नापी जाती। ये नहीं फिर कोई किसान कहते कि मेरा तो 100 क्विंटल जीडीपी है, ऐसा नहीं। इट इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई सभी गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सी फाइनल, इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता। कैसे? सपोज करो ये टायर है कार का, ये कार बनी, ठीक है। अब टायर, टायर का प्रोडक्शन हुआ, फिर कार का हुआ, तो टायर का अगर हम अलग जोड़े, कार का अलग जोड़े, तो दोस्तों डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबलिंग हो जाएगी चीजों को, डबलिंग हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। भाई ये टायर किस में शामिल है? कार में शामिल है। तो जो कार की कीमत है, कार के प्रोडक्शन की वैल्यू है, उसमें टायर भी शामिल है। इसलिए दोस्तों जो जीडीपी गणना में क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं शामिल किया जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी शामिल होती है, जिससे क्या और डुप्लीकेशन नहीं होती। तो बेसिकली इट इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। मैंने बताया डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की ज्योग्राफी के भीतर होना चाहिए। ये नहीं फिर अमेरिका में कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वो नहीं, चाइना में कोई प्रोडक्शन हो रहा हो तो वो नहीं, कोई इंडियन व्यक्ति अमेरिका में जाके फैक्ट्री खोल ले, लेकिन वहां वो इंडिया की जीडीपी में शामिल नहीं होगा। कोई अमेरिकन इंडिया में फैक्ट्री खोल ले तो वो इंडिया की जीडीपी में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि इट्स ए डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब भारत की ज्योग्राफी के भीतर प्रोडक्शन होना चाहिए। सिटीजनशिप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडियन करे, अमेरिकन करे, चाइनीज करे, जापानी करे, कोरियन करे, लेकिन प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, तो वो जीडीपी में पार्ट होगा। ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड के बीच में होना चाहिए। जनरली ये ईयरली और क्वार्टरली होता है, जीडीपी गणना भारत में क्वार्टरली और ईयरली करता है। जनरली एक साल का मेजरमेंट इसको लिया जाता है। तो आई होप आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, मॉनिटरी वैल्यू किसकी? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस की प्रोड्यूस कहां पे? विद डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली ईयर और क्वार्टरली भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों जीडीपी की डेफिनेशन। अब भारत में जीडीपी की गणना दोस्तों कौन करता है? तो भारत में दोस्तों जीडीपी गणना के लिए आपने सबने देखा होगा, भारत में जितने भी कैलकुलेशन है उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है। नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्ट में एक मंत्रालय है भारत सरकार का। ये दोस्तों जितने भी डेटा है, डेटा की गणना के संबंध में काम करता है। और मोस्ट में खुद नहीं, इसके अंडर एक ऑफिस है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज कैलकुलेट जीडीपी। तो भारत में हमने देखा, इंडिया में जीडीपी गणना कौन करता है? तो मंत्रालय कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उसके अंडर भी कौन सा? और डिटेल में जाए और अंदर जाए तो एक ऑफिस होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कई बार सैकड़ों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में नेशनल इनकम या जीडीपी की गणना कौन करता है? तो सीधी सी बात, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगी। अब बात है दोस्तों, जीडीपी की गणना दो तरीके से हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम देखते हैं। देखो समझ करो, जीडीपी क्या, जीडीपी किसे कहते थे हम? जीडीपी किसे कहते थे? मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में कितना काम होगा। तो समझ को 2010 में हम देखते हैं 100 किलो टमाटर पैदा हुए, ठीक है, 100 किलो टोमेटो पैदा हुए, ठीक है। अब इस टोमेटो की वैल्यू थी 10 रुपए पर केजी, यहाँ प्राइस थे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूं इंडिया की जीडीपी कितनी है 2010 में? भारत में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इंडिया में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कल टमाटर हो रहा है, 100 किलो टमाटर पैदा हुए और उसका भाव होता है 10 रुपए पर केजी। तो हम कह देंगे सर दोस्त कि 100 रुपए को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 रुपए जीडीपी होगी, ठीक है। इसके बाद में 2015 में एक कंसेप्ट लेता हूं। 2015 में दोस्तों 200 किलो टमाटर पैदा हुए, लेकिन अब दोस्तों टमाटर का भाव बढ़ के 20 रुपए पर केजी हो गया। तो आप लोग से मैं पूछूं जीडीपी कितना है, तो आप मुझे सब कहोगे सर जीडीपी 2000 रुपये हो गया। तो देखो दोस्तों, जीडीपी कितना बढ़ गई? लगभग 100% बढ़ गई। और जीडीपी का मेजरमेंट किस चीज का है? तो जीडीपी मेजर करती है प्रोडक्शन का। लेकिन यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको क्या देखने को मिला कि बिना प्रोडक्शन बढ़े, टमाटर का प्रोडक्शन वो का वही है, लेकिन केवल भाव बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से जीडीपी बढ़ गई। तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इससे क्या होता है, ओवरऑल दोस्तों जीडीपी की या इकोनॉमी की पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। ओवरऑल तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, लेकिन केवल महंगाई बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है। तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो क्या करें हम? तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि एक बेस ईयर मान लेते हैं। कैसे दोस्तों? ये उसका भी मैं आगे और देखता हूं। एक बेस ईयर का कंसेप्ट आता है। तब उसको 2010 में
100 किलो टमाटर पैदा होते थे और 10 रुपए पर केजी इसकी प्राइस थी। तो अब हम क्या करें, हम 2015 में दोस्तों एक कंसेप्ट लेके आए हैं कि ठीक है, हम 2010 की कीमतों का प्राइस को बेस मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। बेस ईयर कहेंगे एक तरह से 2010 को, और इसकी जो कीमतें हैं उसको उसको क्या मानेंगे? बेस मानेंगे। कैसा? सपोज को 2015 में भी अगर 100 किलो ही टमाटर पैदा हो रहा था, तो अब हम देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो जीडीपी की गणना कर रहे हैं वो बेस ईयर के आधार पर कर रहे हैं। तो अगर हम 10 रुपए पर केजी या जीडीपी का पाव लेंगे तो ये जीडीपी कितनी होगी? 1000 रुपए होगी। इट मीन हमारे जीडीपी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये चीज दिखा रही है कि हमने महंगाई को हटा के एक बेस ईयर के आधार की कीमतों के आधार पर दोस्तों जीडीपी गणना करी, तो सही में सच में जीडीपी दिख रही है। एक्चुअल जीडीपी आ रही है, रियल जीडीपी आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जबकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों कीमतें या जीडीपी बढ़ाना नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, जीडीपी सेम की सेम है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन सेम है। तो ये बेसिक का कंसेप्ट है। इसी तरह की जो रियल जीडीपी है उसको कहते हैं दोस्तों रियल जीडीपी। एक दोस्तों हम होती है कंसेप्ट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में कुछ नहीं होता दोस्तों, जो करंट ईयर की, करंट साल है उसकी प्राइस ली जाती है। सपोज कोई 2015 ले लेते हैं, इसमें अगर 100 किलो ही टमाटर पैदा हुए, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर भाव बढ़ के अब 20 रुपए हो गए थे। 2000 जो 2015 में टमाटर के भाव कितने थे? 20 रुपए पर केजी थे। तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 2000 रुपए पर जीडीपी हो जाएगी। तो अगर जीडीपी को इस प्रकार से गणना करें, करंट ईयर के प्राइस के आधार पर गणना करें, तो उसको दोस्तों नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, नाम मात्र की नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर जीडीपी को हम बेस ईयर के आधार पर गणना करें तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी। अब ऐसा क्यों करते हैं? मैंने बता दिया, रियल जीडीपी जो होती है बेसिकली बेस ईयर का प्रयोग करते हैं, वो इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को उठाने के लिए। महंगाई का प्रभाव जीडीपी गणना में हटा दिया जाता है, इससे एग्जैक्ट पिक्चर सामने आती है। यहाँ पर नहीं, नॉमिनल जीडीपी देखो, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा लेकिन जीडीपी डबल होगी। क्यों हुई वो? महंगाई की वजह से। तो एक तरह से क्या, ये सही पिक्चर नहीं, प्रोडक्शन का सही नहीं दिखा रहे, लेकिन रियल जीडीपी है दोस्तों वो सही दिखा रही है। क्या दिखा रही है? कि हमारे प्रोडक्शन में कोई बढ़ावा नहीं हुआ 5 साल में। अब आई होप आपको बेस ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया हो। इसलिए दोस्तों जीडीपी गणना में हमेशा बेस ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दो टाइप की जीडीपी मैंने बताया। नॉमिनल जीडीपी, इसमें दोस्तों कैलकुलेट बाय करंट प्राइस है, वर्तमान में क्या प्राइस चली है। 2025-26 में सपोज करो हम नॉमिनल जीडीपी की गणना करेंगे, तो 2025-26 के टमाटर के भाव लेंगे, सपोज को 50 रुपए पर केजी है। तो अब क्या होगा? 100 किलो टमाटर पैदा हो रहे थे तो हमारे कहेंगे 5000 जीडीपी होगी। तो बेसिक एग्जैक्ट यही है, जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें कैलकुलेट करते हैं हम करंट प्राइसेस के आधार पर। एक इसके अलावा दोस्तों होती है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। जो वास्तविक जीडीपी होती है वो दोस्तों कोई बेस ईयर, कोई पुराना साल जिसकी कीमतों को रेफरेंस लिया जाता है, कैलकुलेटेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। कोई बेस ईयर मान लेते हैं, जैसे अभी आज की डेट में हम 2025 में गणना कर रहे हैं जीडीपी की, 25-26 में, तो हमने दोस्तों बेस ईयर माना 2011-12 का। अभी दोस्तों 2011-12 के आधार पर हम 2025-26 में अगर गणना करें 2011-12 के रेट के आधार पर, तो उसको कहेंगे रियल जीडीपी। लेकिन हम 2025-26 की प्राइसेस के आधार गणना करें तो उसको हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। आई होप आपको नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बेस ईयर क्या? बेस ईयर इज रेफरेंस ईयर whose prices are used to calculate real GDP growth rate। भाई बेस ईयर के प्राइसेस कहां गणना काम आती है? तो रियल जीडीपी में आती है, नॉमिनल जीडीपी में नहीं आती। तो उसका क्या होता है? एक रेफरेंस ईयर होता है जिसकी प्राइसेस की हम गणना करते हैं, इसलिए हम रियल जीडीपी ग्रोथ को मेजरमेंट करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो और सीरीज चल रही थी, बेसिकली जो आज की डेट में हम जीडीपी गणना के लिए जो मेथड प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे ओल्ड जीडीपी सीरीज, इसको 2015 में रिलीज किया गया था दोस्तों। कब? 2015 में रिलीज किया गया था। जहां पर बेस ईयर क्या था? 2011-12 था। इससे पहले दोस्तों जो बेस ईयर था वो 2004-5 हुआ करता था। अब ये दोस्तों बेस ईयर को क्या बार बार समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि हम आज 2026 में गणना कर रहे हैं, हमने बेस ईयर 2011-12 का ले रखा है। 2011-12 के बाद बहुत चीजें बदल गई, 13 साल में बहुत कुछ उथल पुथल हो गया। तो हम क्या करते हैं? बेस ईयर को अपडेट करते रहते हैं। तो बेसिक जो ओल्ड सीरीज थी ये 2015 में रिलीज हुई थी, जिसको बेस ईयर 2011-12 माना गया था। अभी आज की डेट तक भी हम जो गणना करते थे वो 2011-12 का बेस ईयर मान के करते थे। जनरली हम क्या करते थे? 5 साल में, हर 5 साल में दोस्तों बेस ईयर को चेंज करने का प्रयास रहता है, ताकि चीजें अपडेट होती रहे, नई कीमतें शामिल होती रहे। एकदम बिल्कुल 2025-26 में 2011 की कीमतों के आधार पर गणना लेना आपको लगता नहीं कि ये आउटडेटेड है? उस कीमतों को समय के साथ क्या करना चाहिए? अपडेट करना चाहिए। तो बेसिक यही होता है दोस्तों, ये हम समय के साथ अपडेट करते थे। तो अब 2015 खत्म हो गया, अब आ गया 2026। तो फाइनली हम 2015 के बाद 2026 में 11 साल बाद में क्या किया? जीडीपी, नई जीडीपी सीरीज लेके आए और हमने जीडीपी गणना के लिए क्या किया? बेस ईयर को चेंज किया गया। दोस्तों इस सब काम के लिए, इस सब का काम के लिए एक कमेटी बनाई थी 2026-24 में। एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी फॉर रिकमेंडेशन ऑफ न्यू जीडीपी स्लिप। भाई हमारी जीडीपी स्लिप चल रही थी 2015 से, कौन सी 11-12 के आधार पर। उसके बाद समय के साथ गवर्नमेंट ने लगा कि हम उसको अपडेट करना चाहिए, तो एक कमेटी बना दी 2024 में। कमेटी का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको रट लेना दोस्तों। कमेटी का सबसे पहले तो नाम देखो, द एडवाइजरी कमेटी ऑन द, सॉरी,
द एडवाइजरी कमिटी ऑन द नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ACNAS। इसको दोस्तों हम याद रखें, इसका नाम याद रखें दोस्तों, ACNAS, एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जिसके चेयर थे दोस्तों प्रोफेसर BN गोलदार। इनका नाम याद रखना, प्रोफेसर BN गोलदार का जो कमिटी है, बेसिकली ACNAS जो कमिटी थी उसके चेयरमैन थे प्रोफेसर BN गोलदार। इन्होंने दोस्तों रिकमेंड किया न्यू सीरीज को, और ये इसकी स्थापना कभी हुई थी 2024 में। इन्होंने किया कि भाई जो बेस ईयर 2011-12 से बदल के क्या करना चाहिए, 2022-23 करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए, जो गवर्नमेंट ने जीडीपी की नई सीरीज रिलीज की है, उसके लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी का नाम था द एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ACNAS, जिसको चेयरमैन किया था प्रोफेसर BN गोलदर साहब। इस BN गोलदर साहब का नाम को हम आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब इस नए जीडीपी में क्या क्या बदलाव किएगा, तो दो चीजें हम यहाँ पर देख लें। सबसे पहले ओल्ड सीरीज थी, ओल्ड सीरीज थी, ओल्ड सीरीज थी। ये कब आई थी? 2015 में आई थी। 2015 में आई थी, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें बेस ईयर क्या था? 2011-12 में था। अब दोस्तों क्या किया गया, न्यू सीरीज आ गई। क्या है? जीडीपी की न्यू सीरीज है। कब आई? 2026 में, फरवरी 2026 में। ये क्या है? कई सारे इसमें चेंज किए गए। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये चेंज क्यों करते हैं, भाई ऐसा क्या शौक चढ़ा कि हमने जीडीपी की ओल्ड सीरीज को नई सीरीज लेके आया। तो उसके कई सारे कारण देखेंगे, व्हाई गवर्नमेंट ब्रिंगिंग न्यू जीडीपी सीरीज। भाई एक तो क्या होता है दोस्तों, मैंने कई बार बताया, जीडीपी में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। जीडीपी में समय के साथ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। जब 2015 में 2011-12 के बेसिस के आधार पर ओल्ड सीरीज आई थी, तब ऑनलाइन डेटा अवेलेबल नहीं था। ऑनलाइन था क्या, ई ई जो एक फैसिलिटी थे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं थी। कई सारी चीजें बदलती जाती है, तो ओवर द टाइम स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी इज कॉमन। लाइक भाई समय के साथ क्या होता है, इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज होता है। एक जमाने में हम VCR, DVD, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं करते। 10 साल पहले ओटीटी का कंसेप्ट था क्या, नेटफ्लिक्स का था क्या, अमेजन प्राइम का था क्या, नहीं था। पहले क्या था, टीवी बड़े पर्दे पे, सिंगल पर्दे पे जाते थे। तो समय के साथ क्या होता दोस्तों, इकोनॉमी की स्थिति चेंज हो रही थी। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं थे, पहले एक जमाने में साइकिल चलती थी। आज की डेट में अगर साइकिल को हम शामिल करें तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो समय के साथ क्या होता है दोस्तों, कई सारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। जैसे न्यू इंडस्ट्री में कई सारी नई इंडस्ट्री मच गई। समय के साथ कुछ जो पुरानी इंडस्ट्री थी वो डाउन होगी, नई नई इंडस्ट्री इमर्ज होगी। जैसे ई कॉमर्स, आज की 10-15 साल पहले ई कॉमर्स नाम का कोई चीज होती है, कोई नहीं जानता था। ऑनलाइन जो सर्विस डिलीवरी होती है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, बहुत कम इस्तेमाल होता था। चाहे वो स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला उबर हो गया, कई सारी चीजें हो गई, ये सब नहीं था दोस्तों। तो नई इंडस्ट्री होगी। अब नई इंडस्ट्री मौजूद होगी तो इनको डेटा हमको चाहिए नहीं, करना चाहिए जीडीपी गणना के लिए, जब तो हम एग्जैक्ट जीडीपी सही जीडीपी गणना कर पाएंगे। कंजप्शन पैटर्न चेंज, समय के साथ दोस्तों पब्लिक का कंजप्शन पैटर्न चेंज हो गया। एक जमाने में था सौंदर्य साबुन, निर्मा आता था, लक्ष्य आता था, लेकिन अब शिफ्ट दोस्तों डिटोल की तरफ हो गया। अब दोस्तों क्या हो गया, और कई सारे नए साबुन चल गए। तो समय के साथ हमारा कंजप्शन पैटर्न चेंज होता है। एक जमाने में हम मोटे अनाज ज्यादा खाते थे, लेकिन हम क्या आज गेहूं चावल ज्यादा खाते हैं। एक जमाने में हम पिज्जा बर्गर कम खाते थे, आज की डेट में हमारी जो यंग जनरेशन है पिज्जा बर्गर ज्यादा खाते हैं। तो हमारा कंजप्शन पैटर्न चेंज हो गया। तो नया कंजप्शन पैटर्न चेंज हुआ तो इसको जीडीपी में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। न्यू डेटा सोर्स अवेलेबल, कई सारे नए डेटा सोर्स आ गए। जीएसटी आ गया। अब जीएसटी के हर महीने रिटर्न फिल होते हैं। इतना बड़ा मात्रा में हमारे पास डेटा है, तो जीएसटी के डेटा का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लोबल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड, भाई स्टैटिक का जो क्षेत्र है, स्टैटिस्टिकल जो फील्ड है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए नए मेथड आते रहते हैं, पूरी दुनिया में चलता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में हो सकता है कोई नई मेथड लेके आ जाए, तो हमको उसके अनुसार इंडिया की जो कैलकुलेशन है उसको चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए। तो बिल्कुल ये सब कारण है दोस्तों, इसके कारण से हम समय समय क्या करते हैं, हम जीडीपी का जो बेस ईयर है वो नई सीरीज लेके आते हैं। नई इंडस्ट्री इमेज होती है, नया कंजप्शन पैटर्न आता है, नया डेटा सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ग्लोबल जो स्टैटिस्टिकल जो स्टैंडर्ड है, नए मेथड है, वहां पर उसको इवॉल्व होता है, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीडीपी कैलकुलेशन में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा बेस ईयर को हम समय समय में बदलाव करना चाहिए, रिवीजन। बेस ईयर नीड्स टू बी अपडेट जनरली इन एवरी 5 ईयर। तो मैंने बता दिया था आपको, बेस ईयर को हर 5 साल में क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई 10 साल बाद 10 साल पुरानी कीमतों पर रेट गिनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत वो आउटडेटेड है एक तरह से। तो समय के साथ में लगभग 5 ईयर में क्या करना चाहिए, बेस ईयर को अपडेट करता रहना चाहिए। बट ड्यू टू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, भाई पर देखो बेस ईयर चेंज करना चाहिए। बेस ईयर के हम प्राइस रेफरेंस लेते हैं, तो वो बेस ईयर क्या होता है, नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेस ईयर में कोई उथल पुथल होगी हो, उस साल कीमतें बहुत ज्यादा ऊंची नीची नीची होगी हो, तो ऐसी स्थिति को बेस ईयर नहीं मान सकता। बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर। लेकिन 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, तो उस टाइम बहुत इकोनॉमी में अस्त व्यवस्था हो गई। फिर कोविड आ गया दोस्तों, तो उस टाइम भी ये हम अपडेट नहीं कर पाए। फिर कैन नॉट बी, तो ड्यू टू जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, कोविड, हम क्या कर नहीं कर पाए, बेस ईयर समय पे अपडेट नहीं कर पाए। फाइनली हम 2026 में जाके लगभग 11 साल बाद हमने क्या किया, बेस ईयर को अपडेट किया। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, जो नवंबर 2025 में एक आईएमएफ की डेटा आया था, ये मैंने डिटेल में इस चैनल पर डिस्कस किया था। उसने क्या किया था, बेसिकली जो
दुनिया के देश जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, उसको रैंक देता है कि आपके जीडीपी कैलकुलेशन की मेथड कैसी है। तो इंडिया को बहुत नीचे दिया गया था, सी ग्रेड दिया गया था। इन नवंबर 2025 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज गिव इंडिया सी ग्रेड फॉर इंडियाज नेशनल अकाउंट्स फॉर 2025। पर जो भारत में नेशनल अकाउंट की गणना होती है 2025 के लिए, तो इंडिया को बहुत नीचे रैंक दी गई। उस टाइम इंडिया की बहुत बदनामी हुई थी कि भारत की क्या जो जीडीपी कैलकुलेशन है, तो जो भारत की जीडीपी की गणना है उसमें कई सारे शॉर्ट कमिंग है, ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कहा था। उस टाइम हमारी कई बदनामी होती है, सिग्निफाई परसिस्टेंट मेथोडोलॉजिकल शॉर्ट कमिंग है। बेसिकली कई क्या जो हम जीडीपी गणना में मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कई सारी कमियां हैं। लेट समहाउ हैम्पर एक्यूरेट इकोनॉमिक सर्विलांस, जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमी की एग्जैक्ट जो स्थिति है वो पता नहीं चल पा रही। बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ये कहा था कि हमारा जो बेस ईयर है ना वो आउटडेटेड है। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को शिकायत थी, लेकिन हम प्रयास कर दिए थे। फाइनली हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। हो सकता है भविष्य में जब नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रैंक आएगी तो उसमें हमको अच्छा हो सकता है, अच्छी ग्रेड मिले। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई न्यू जीडीपी सीरीज। तो मैंने बताया कि न्यू जीडीपी सीरीज कब लॉन्च की गई, 27 फरवरी 2026 को। कब की गई, 27 फरवरी 2026 को दोस्तों एमएसओ ने क्या किया था, Q3 जीडीपी डेटा वो 2025 का, जो हमारा वित्त वर्ष 2025-26 चल रहा है, उसका Q3 का डेटा रीच किया गया था। इस डेटा रीच करने में हमने न्यू जीडीपी सीरीज का प्रयोग किया गया। और की चेंजेस क्या थे, की चेंजेस आर फॉलोइंग। सबसे पहले तो मैंने बताया जो मेजर चेंज किया गया वो चेंज इन बेस ईयर। सबसे बड़ा चेंज किया गया दोस्तों जो न्यू सीरीज में, वो है बेस ईयर का। अब तक हम क्या कर रहे थे, तो जो बेस ईयर था दोस्तों, हम 2011-12 का इस्तेमाल कर रहे थे। कब का, 2011-12 का। लेकिन ये आउटडेटेड हो चुका था, पुराना हो चुका था। मैंने बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इसका ऑब्जेक्शन किया था कि भाई आप क्या करो, अपने बेस ईयर को अपडेट करो। तो फाइनली जो कमेटी थी, गोलदार साहब की कमेटी की अध्यक्षता में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि बेस ईयर 2022-23 रखो। तो अब जो जीडीपी गणना का बेस ईयर बदल के कितना होगा, 2022-23 में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने जीडीपी कैलकुलेशन का जो बेस ईयर है वो क्या कर दिया, तो 2011-12 से चेंज करके 2022-23 कर दिया गया। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये किया गया जीडीपी न्यू सीरीज में कि वो है हमने बेस ईयर को बदल दिया। इसके अलावा कई सारे और चीजें बदलाव किए गया। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यू डेटा सोर्स। कई सारे जो नए डेटा सोर्स थे हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन हम उनको जीडीपी गणना में प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो इन नए जीडीपी जो डेटा है, नया डेटा है, उसको भी हम क्या करेंगे, जीडीपी में गणना में शामिल करेंगे। जैसे जीएसटी का डेटा, जीएसटी कितने मात्रा में हर महीने रिटर्न फील्ड होते हैं, वो डेटा हम जीडीपी गणना में शामिल करेंगे। ई1 डेटा, व्हीकल का जो व्हीकल का डेटा है वो भी हम शामिल करेंगे। पीएफएमएस डेटा, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होता है दोस्तों, ये पीएफएमएस के माध्यम से होता है। आज की डेट में ये डेटा अवेलेबल है, तो हम ये डेटा का इस्तेमाल करेंगे ताकि गवर्नमेंट जो खर्च कर दे वो और बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट हो सके न्यू जीडीपी न्यू सीरीज में। थर्ड जो बदलाव किया गया दोस्तों, मेजर मेथोडोलॉजिकल अपग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जीडीपी गणना में दोस्तों एक नया मेथड का प्रयोग किया जाएगा, डबल डिप्लेशन मेथड। अब तक दोस्तों हम सिंगल डिप्लेशन की गणना कर रहे थे। अब तक हम क्या कर रहे थे, अर्लियर सिंगल डिप्लेशन मेथड। अब तक हम जीडीपी गणना में दोस्तों क्या कर रहे थे, सिंगल डिप्लेशन का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डबल डिप्लेशन का करेंगे। कैसे भाई, देखो अब तक क्या होता, कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो एक तो इसमें होती थी सप्लाई, फिर उसका होता था प्रोडक्शन। तो अब तक क्या करते थे दोस्तों, हम जो जीडीपी गणना करते थे ना भाई, जीडीपी हम क्या करते थे, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी गणना में हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, इन्फ्लेशन का प्रयोग नहीं करते ताकि एग्जैक्ट फिगर आए। लेकिन अब तक क्या करते हैं, केवल सप्लाई साइड की जो होती थी ना, उसमें दोस्तों डिप्रेशन करते थे। डिप्रेशन का सिंपल सा मतलब है इन्फ्लेशन का जो चल रहा है उसको हटाना, उसका इम्पैक्ट को हटाना। तो केवल सप्लाई साइड को कर देते, इधर प्रोडक्शन साइड को नहीं कर देते। लेकिन अब जो नई जीडीपी गणना है दोस्तों, उसमें डबल डिप्लेशन मेथड का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको याद रखें दोस्तों। अब नए मेथोडोलॉजी में दोस्तों सिर्फ सिंगल डिप्लेशन है, उसको हटा गया, डबल डिप्लेशन मेथड का प्रयोग किया जाएगा। जो फोर्थ मेजर चेंज किया गया वो दोस्तों डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी के जानने के पहले दोस्तों हम देखते हैं जीडीपी गणना कैसे करते हैं। भाई प्रोडक्शन गणना कर रहे हैं, एक तो ये किसान है, वही किसान, ये फार्मर है, ठीक है, इसने 100 किलो टमाटर पैदा किए, वो टमाटर चलेंगे हम। एक ये कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर है, सपोज करो ये ए है, इसने 100 किलो टमाटर खरीद ले, ठीक है। तो भाई जीडीपी का मतलब है प्रोडक्शन, तो जितना प्रोडक्शन होगा उतना तो कोई खरीदेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। भैया 100 किलो टमाटर पैदा करेगा तो 100 किलो टमाटर कोई खरीद रहा है। तो जब जीडीपी करना हम भी फार्मर के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से कर रहे हैं, प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से करें, तो दोस्तों ये जीडीपी को कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड। भाई फार्मर को कितना इनकम हुआ, अगर ये पूछे हम इस फार्मर की क्या स्थिति थी, इस फार्मर को कैसे प्रोडक्शन किया, तो अगर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से देखें तो जीडीपी गणना को उस मेथड को कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। लेकिन जब कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखें, भाई इसने 100 किलो टमाटर किया, तो इस 100 किलो टमाटर के लिए इसने सपोज करो 20 रुपए पर किलो के हिसाब से 2000 रुपए खर्च किया,
ठीक है बात। तो जब हम एक्सपेंडिचर के मेथड देखें कितना रुपए खर्च हुआ, कितना रुपए खर्च हुआ, उस दृष्टिकोण से देखो तो उसको उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपी गणना करने के दोस्तों दो ही मेथड है, दो मेजर मेथड है। एक तो प्रोडक्शन, जिसको वैल्यू एडेड भी कह देते हैं, वैल्यू एडेड भी कहते हैं, ये प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से देखता है। और दूसरा एक्सपेंडिचर के मेथड, जो एक्सपेंडिचर या कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखता है। सपोज करो इंडिया में कार बन रही है, ये कार बन रही है, ठीक है भाई, ये कार बन रही है, ये कार को किसने खरीदा होगा भाई, जितनी चीजें बने उतनी तो कोई खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम प्रोडक्शन गिने और हम एक्सपेंडिचर गिने तो दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। भाई कार बनाने वाले ने क्या किया, 10 लाख रुपए इसको मिले, इसने खरीदा और इसने 10 लाख रुपए खर्चा किया। तो ये दोनों चीजें एक होनी चाहिए, प्रोडक्शन मेथड में भी जीडीपी गणना एक होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर मेथड में भी जीडीपी गणना से वही आनी चाहिए। दोनों अगर मेथड से गणना करें तो एक ही चीज, एक ही वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी कहते हैं क्यों, बेसिकली कई बार एक्सपेंडिचर हम छुपा लेते हैं, ब्लैक मनी भी होती है, ब्लैक मनी भी होती है, हवाला से भी काम होता है, कई सारी चीजें होती है ब्लैक मनी के माध्यम से शॉपिंग वगैरह करते हैं, वो रिकॉर्ड में नहीं आ पाता। जनरली क्या होता है, जो एक्सपेंडिचर मेथड से गणना करते हैं तो वो वैल्यू कम आती है हमेशा। तो जो वैल्यू है इसको जो बेसिकली जो डिपेंड करता है डिस्क्रिपेंसी। लेकिन डिस्क्रिपेंसी अच्छी बात नहीं है, इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा जो जीडीपी डेटा है वो कमजोर दिख रहा है बहुत, क्योंकि दो मेथड से हम जीडीपी गणना करें और दोनों में इतना बड़ा अंतर आ रहा है। हो सकता है कि प्रोडक्शन मेथड 100 रुपए जीडीपी आ रही है, लेकिन इससे 70 आ रही है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, एक शर्म की बात है कि भाई दो मेथड से डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 रुपए का आ रहा है, ये डिस्क्रिपेंसी है। जबकि दोनों मेथड से क्या आना चाहिए, सेम आनी चाहिए थी। तो ये डिस्क्रिपेंसी कम करने के लिए दोस्तों एक नई कंसेप्ट लेके आया है, वो कंसेप्ट है बेसिकली एसयू2 का, द नेशनल अकाउंट डेटा विल बी इंटीग्रेटेड विद सप्लाई एंड यूजुअल टेबल। बेसिकली क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक सप्लाई एंड यूज टेबल, एसयू2 टेबल बनेगी। भाई जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही सप्लाई हुआ, उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि कोई भी प्रोडक्शन होने के बाद सप्लाई नहीं हुई वो चीज छिप नहीं पाएगी। तो बेसिक जो डिस्क्रिपेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया मेथड का अपना प्रयोग किया जाएगा। द नेशनल अकाउंट्स डेटा विल बी इंटीग्रेटेड विद सप्लाई एंड यूज टेबल, एसयूटी, सप्लाई एंड यूज टेबल को इस्तेमाल किया जाएगा। डिस्क्रिपेंसी इन जीडीपी कैलकुलेशन मेथड, प्रोडक्शन मेथड वर्सेस एक्सपेंडिचर मेथड। भाई दो मेथड है, प्रोडक्शन मेथड एक है, एक्सपेंडिचर मेथड, इन दोनों में अंतर है, वही डिस्क्रिपेंसी है। इसको दूर कैसे करना है, जब जितना प्रोडक्शन हो रहा हो उतना ही क्या हो रहा हो, एक्सपेंडिचर में क्या खरीद रहा हो वो रिकॉर्ड हमारे पास हो, तो उसके लिए एक टेबल बनाई जाएगी जिसको कहेंगे सप्लाई एंड यूज टेबल, एसयूटी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों नया चेंज किएगा, मोर कवरेज टू इनफॉर्मल इकोनॉमी। दोस्तों एक जीडीपी गणना में एक और दिक्कत आती है, जीडीपी गणना में हमने देखा प्रोडक्शन, जीडीपी में क्या करते हैं, प्रोडक्शन को मेजर करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर है जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। सपोज को टाटा कंपनी ने कार बनाई, ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, अपने आप मंथली डेटा या ईयरली डेटा, क्वार्टर डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, इजीली आप नाप सकते हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन किया। लेकिन दोस्तों एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि कुछ चाय की दुकान खोल रहा है, चाय की दुकान में चाय बेच रहा है, एक तरह से वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, सप्लाई कर रहा है कुछ ना कुछ तो, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड है क्या। ऐसे ही दोस्तों कोचिंग का मैं एग्जांपल लूं, सपोज करो कोचिंग, एक कोचिंग गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, सपोज करो 10 TIS है, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, उसका इनवॉइस बिल बनता है, जीएसटी बढ़ता है, तो ये सारा डेटा कहां चल जाएगा, सारा डेटा चल जाएगा गवर्नमेंट के पास में। तो जीडीपी गणना में सुविधा रहेगी नहीं रहेगी, ये सर्विस सेक्टर है बेसिकली, तो ये डेटा गवर्नमेंट इजीली इससे क्या कर पाएगी, जीडीपी गणना कर पाएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजर, एक टीचर ने अपने घर में ही हाउस में क्या कर रखा है, 20 बच्चों को पढ़ा रहा और फीस ले ली कैश में, और कुछ भी लेन देन नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं, तो फिर दोस्तों ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा कैसे गवर्नमेंट करेगी, जबकि जीडीपी में क्या होता है, सारा देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको शामिल किया जाए। तो अब तक दोस्तों ऐसे अनुमान के आधार पर मान लिया करते थे कि भाई अगर सपोज को ऑर्गेनाइज सेक्टर 100 रुपये है, तो हम मान के चल लिया करते थे कि भाई 40% क्या होगा। एक मैं डेटा दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ऐसे समझाने के लिए कि सपोज करो ऑर्गेनाइज सेक्टर 100 रुपये है, तो 40% एक अनुमान आधार पर मान लिया करते थे, प्रोक्सी के आधार पर एक प्रोक्सी मान लिया करते थे, भाई ठीक है 40% ये होगा, और ऐसे करके जीडीपी गणना कर लिया करते थे। लेकिन आप समझो ये क्या सही एक चीज है क्या, तो आपको खुद को लग रहा होगा कि यह तो अच्छी चीज नहीं, ऐसा अनुमान से कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों यही इसमें एक चेंज किया गया, मोर कवरेज टू इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसको और ज्यादा कवरेज किया जाएगा। सर्वे बेस्ड रेदर देन यूज ऑफ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे केवल अनुमान आधार पर, हम क्या करेंगे, सर्वे बेस्ड डेटा का इस्तेमाल करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी को, प्रोडक्शन को शामिल करने के लिए। इनफॉर्मल सेक्टर डेटा विल बी बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका डेटा कहां से आएगा, तो एक्चुअली एक्चुअल सर्वे करेंगे, उस सर्वे का जो डेटा आएगा उसके आधार पर दोस्तों हम जीडीपी की गणना करेंगे। इस सर्वे का नाम भी है, जैसे एक सर्वे होता है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस, तो इस पीएलएफएस सर्वे से जो डेटा आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को मेजरमेंट करने के। एक और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सर्वे है, द एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज, आसूस सर्वे, आप सबको पता है ये भी मोस्ट भी करता है। ये सर्वे बेसिकली जो अनकॉर्पोरेटेड है
जो इनफॉर्मल इकोनॉमी की सेक्टर है उसको में क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए ये किया गया था। तो इस सेक्टर से, इस सर्विस से जो डेटा प्राप्त होगा उसकी गणना, उसका यूज भी हम क्या करेंगे, जीडीपी की गणना में करेंगे, जिससे क्या होगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी का और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जीडीपी में हो पाएगा। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी आज की, आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।